Bismillahirrahmanirrahim. This is Khaja Hamad Akbar and you're watching Global Times Pakistan. कल और आज पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के अंदर नाज़रीन बहुत ही अहमियत के हामिल दिन गुजरे हैं, जहां पे कल रात को हमें खबर मिली कि जाम कमाल वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपने खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक जमा हुई थी उसके नतीजे में असेंबली से रिजाइन कर दिया है। और आज दोपहर में तकरीबन 2 बजे के करीब जो है एक बलूचिस्तान से और स्ट्राइकिंग न्यूज़ आती है कि जो बलूचिस्तान असेंबली के स्पीकर हैं अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है और अपना इस्तीफ़ा गवर्नर बलूचिस्तान को भिजवा दिया गया। इन आज के इन 2 क्रूशियल डेवलपमेंट्स और इन दोनों के ताल्लुक पर और मुस्तकबिल पॉलिटिक्स ऑफ बलूचिस्तान के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नवाब गौश बख्श बारोज़ई साहब ने, जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, और साथ में हमारे और उनके साथ देंगे जनाब हैदर हयात खान साहब, जो कि पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं। नवाब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी आ रही है। ख्वाजा साहब, आप कैसे हैं जी? जज़ाकल्लाह खैर। नवाब साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं और मेरा पहला सवाल है कि आप इन 2 डेवलपमेंट्स को किस तरह देख रहे हैं कि कल जाम कमाल साहब का इस्तीफ़ा आ गया, जो कि जिनको एडवाइस किया जा रहा था, जिस तरह के आप भी अपने प्रोग्राम्स में एडवाइस करते रहे हैं, आपकी तरफ से ये पुरज़ोर इस बात पर ज़ोर दिया गया कि जाम कमाल साहब इस्तीफ़ा मत दें और अपने खिलाफ उठने वाली रेजिस्टेंस को फेस करें। लेकिन आज कुद्दूस बजिंजो साहब का भी इस्तीफ़ा आ गया, तो आप बलूचिस्तान असेंबली के और बलूचिस्तान की सूबाई सियासत को किस तरह से देख रहे हैं? क्या चल रहा है? ख्वाजा साहब, आप देख लीजिए, ये बात जो है सितंबर से शुरू, ताज़ा एपिसोड इसका, वरना इसके पीछे 2-3 एपिसोड पहले भी चल चुके। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 1 साल पहले तो ये सिलसिला चलता रहा। ये जंग थी एक पार्टी के अपने अंदर, जिसको बीएपी कहते हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। ये सब के सब थिंक अलाइक्स तो नहीं थे, लुक अलाइक्स थे जी। इन लोगों ने एक पार्टी बनाई 2018 में, रिवोल्ट करके उसके खिलाफ, नवाब सनाउल्लाह के खिलाफ। तो वो पार्टी बनी। उसके बाद फिर 2018 में वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के आ गई और वो हुकूमत में आ गई। होना तो चाहिए ये था, अगर एक पार्टी में कोई पॉलिटिकल थिंकिंग ज्यादा होती तो उससे पहले, क्योंकि कुद्दूस बजिंजो साहब चीफ मिनिस्टर थे 4 महीने, 4.5 महीने शायद करीब वो थे, और वो उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप का मजा भी चखा, और उनमें इतनी ताकत भी पता नहीं कहाँ से आ गई थी कि उन्होंने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी अपनी मर्जी का लाया। हालांकि उनके साथ कौम परस्त पार्टी उस जमाने में अपोजिशन लीडर जो थे वो क्या कहें, पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी के अपोजिशन लीडर थे, वो भी बहरहाल वो थे। तो इनके मर्जी का चीफ मिनिस्टर केयर टेकर आया, ये पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। उसके बाद फिर ये है कि जाम कमाल खान जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए और कुद्दूस बजिंजो साहब स्पीकर बन गए। आइडियली मैं ये समझता हूँ कि वहीं से खराबी हो गई इनसे, क्योंकि कुद्दूस बजिंजो साहब एस्पायर कर रहे थे चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, वो स्पीकर बन गए। फिर उसके बाद हमारी सियासत का गम, हर पार्टी चाहती है कि हम जो है ना, मेंबर चाहते हैं, पार्टी नहीं चाहती। पार्टी का मंशूर पीछे चला गया है, मेंबर्स ऊपर चढ़ गए हैं, ठीक है जी, लीडर्स ऊपर हो गए हैं। तो होना ये चाहिए था कि उस वक्त से कुद्दूस बजिंजो साहब होते तो अब शायद ये होता। फिर आप देख लीजिए, करंट एपिसोड ऐसा है कि ये टेबल हुआ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट अपोजिशन की तरफ से। बाद में इसके नतीजे में जो है ना, बीएपी के कुछ लोग 16 के बताते हैं ये, वो भी उनके जाके अपोजिशन के साथ मिलके बैठ गए, और ऐसे लगा कि जैसे बीएपी वाले भी इन एकदम हकायक से तो आप सब आगाह हैं, लेकिन जाम कमाल साहब के इस्तीफे की क्या वजूहत हो सकती हैं? क्या वो अपने साथी मेंबरान का जो है वो कॉन्फिडेंस वो लूज कर चुके हैं, ट्रस्ट लूज कर चुके हैं, या क्या मसला है कि जाम कमाल साहब बड़े जोर से आए थे और बाप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और वो इसको सस्टेन नहीं कर सके? क्या वजूहत वो देखते हैं आप इनमें? क्या मैं आपको बता दूं, ये पार्टी की कमजोरी थी। जाम साहब को बहरहाल पीछे उनके कोई फोर्स थी जो कि उनको रोके हुए थी कि आप रहें। हम भी यही चाहते थे कि पॉलिटिकली अगर वो रहते तो ज्यादा बेहतर था। आज के दिन उनके खिलाफ रिवोल्ट होता तो बेहतर था, नो कॉन्फिडेंस। लेकिन बहरहाल लगता ये है, मुझे जो मालूमात से कहा गया कि उनकी भी अपनी एप्रीहेंशंस थी। उनको वादा करके उनसे कहा गया कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, जिसपे राजी हो गया। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसको वो कर दीजिए। तो ये इनके अंदर का इंट्रा पार्टी फ्यूड है, इंट्रा पार्टी झगड़ा है इनका। लेकिन अब गेम ओपन होके आ गई है ख्वाजा साहब के स्पीकर साहब ने भी इस्तीफा दे दिया है, और लगता ही है कि स्पीकर साहब ने इसलिए इस्तीफा दिया है कि वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं।
और इनकी पार्टी के लोग उनको आगे लाएंगे और स्पीकर के लिए किसी और को लोग अपना नुमाइंदा करार देंगे, तो बात क्लियर हो गई जी। मैं यहाँ पे हैदर हयात खान साहब आपकी तरफ जाऊंगा कि आप इसको किस तरह देख रहे हैं, आपका सहाफती जो है वो तजर्बा इन तमाम डेवलपमेंट्स को किस नजर से देख रहा है? आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है जी, प्लीज गो अहेड। तो एक दो तीन चीजें, एक तो जिस तरह नवाब साहब ने फरमाया कि बलूचिस्तान के अंदर तो खैर इनकी माजी के भी पॉलिटिकल डायनामिक्स को देखें तो वो बहुत मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान के दीगर तमाम सूबों से। दूसरा, बाप पार्टी की जो क्रिएशन है वो भी समझ से वाला कर थी। अचानक 2018 के इंतखाबात से चंद महीने कबल ये पार्टी वजूद में आती है और उसके बाद इतनी मेजोरिटी लेती है, और बलूचिस्तान में आप भी जानते हैं, नवाब साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बाकी दीगर दोस्त भी जानते हैं कि वहां पर सिर्फ चंद शख्सियात हैं जो बार बार किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का लिबादा ओढ़कर वो वापस असेंबलियों में आके बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ, वही जो इलेक्टेबल्स थे बलूचिस्तान के, उन्होंने ज्वाइन किया, फिर वो जैसे भी इलेक्शन जीते। और अब ये जाम साहब का, हम लोग तो नवाब साहब से अब ये जानने की कोशिश करेंगे, आप भी मैं भी, कि बेसिक मसला हुआ क्या। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर अगर बात करें, उन्होंने कहा जी कि करप्शन बहुत है, मिसमैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट तो कभी भी नहीं थी बलूचिस्तान के अंदर। हमने देखा, आप जनरल मुशर्रफ का दौर देख लें, उसमें उस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत में, उसके बाद असलम रईसानी साहब नवाब साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो जब चीफ मिनिस्टर बने उस वक्त भी बलूचिस्तान को मैनेज नहीं था। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच साहब आए, सनाउल्लाह जहरी साहब आए, तो बलूचिस्तान हमें माजी में इन तमाम वज़ीर आला के होते हुए कि मैनेज बलूचिस्तान नजर नहीं आया। और यही लोग थे जो आज जाम कमाल साहब को हटाने वाले हैं, यही लोग उन्हीं टीम्स का हिस्सा थे। नवाब असलम रईसानी साहब के साथ तो 64 वज़रा थे 65 में से। तो मसला मैनेजमेंट का नहीं है, मसला बेसिकली कोई और है। और यहाँ पर नवाब साहब शायद आगे चल के हमें बताएं भी, जिस तरह नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब को जब वो इक़्तिदार में थे उनको डी-सीट करवाया, उनसे रेजिग्नेशन लिया गया, उनके खिलाफ अदम एतमाद की जब मोशन आई उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो साहब बने चीफ मिनिस्टर, और अब अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो साहब के साथ नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब बैठे हुए। ये बड़ी अजीब सियासत है बलूचिस्तान की, तो ये समझ से वाला था। दूसरा, नवाब साहब ने मेरे प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि जाम कमाल साहब ने कहा है कि वो रजामंद हो गए हैं इस्तीफे के लिए, लेकिन उन्होंने ये शराइत रखी है कि साले बोतानी साहब और अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो साहब, इनको वज़ीर आला नहीं बनाया जाएगा। तो ये बड़ी क्रिटिकल चीज है। अब ये देखना पड़ेगा, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो साहब के इस्तीफे के बाद वही शायद ऑपोजिशन अलायंस की तरफ से वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे, और उनके घर पे ही सारे मेंबरान जो 40 के करीब अरकान असेंबली थे वो भी उन्हीं के घर पे इकट्ठे हुए थे। लेकिन अब ये देखना होगा कि अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो जो है वो किस तरीके से चीजों को लेकर आगे चलते हैं, और क्या वो बलूचिस्तान के मसाइल को हल कर पाएंगे या नहीं। ये सवाल भी है मेरा नवाब साहब से, क्योंकि अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो साहब ने माजी में नवाब साहब की तरफ डायरेक्ट जाऊंगा। नवाब साहब आपकी तरफ मैं सवाल डायरेक्ट थ्रो करता हूँ कि जो जाम कमाल साहब की शराइत है, अगर इन शराइत को मान लिया जाए कि वाकई जाम कमाल साहब ने ये शराइत पेश की होंगी, तो क्या आपको नजर आता है कि ये शराइत पूरी हो जाएंगी? नहीं जी, अगर ये शराइत हैं तो बहरहाल यकीनन जाम साहब के पीछे भी कुछ लोग तो थे। ये आर्बिट्रेट किया है किसी ने, ख्वाजा साहब, और इस आर्बिट्रेशन में उन्होंने शायद जाम साहब को ये कह दिया हो कि ठीक है जी, हम आपकी मर्जी का भी ख्याल करेंगे कि आपके जो अपोजिशन में ज्यादा थे उनको छोड़ के किसी और का। तो बाप में और भी बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, जीवन की ख्वाहिशात तो सबकी होंगी। लेकिन मैंने तो पहले भी कहा था हैदराबाद खान के एक प्रोग्राम में कि इसमें तो अगर अपोजिशन लाई है नो कॉन्फिडेंस, तो बाप वालों का भी दिल बड़ा होना चाहिए, इतना कि वो अपोजिशन का ही कोई चीफ मिनिस्टर लाए। बल्कि एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जिना सानी साहब को अगर वो नवाब साहब को वो चीफ मिनिस्टर बनाए तो भी ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल रैंगलिंग जिसको कहते हैं, पॉलिटिकल गेम में तो यही कि अपोजिशन ने बिस्मिल्लाह की, अपोजिशन ने जो है ना वार किया और उस वार के नतीजे में ये गवर्नमेंट गिर गई, तो फिर अपोजिशन का जो भी सिपा सालार हो वो आ जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए। और बलूचिस्तान का जो ना गॉड फॉर सेकंड वो है सूबा है हमारा, तो अल्लाह करे कि उसके लिए कोई सोचे तो आ जाइए, काम करे, बेहतरीन पोजीशन तो ये होती। लेकिन अब ये कि कुद्दूस बुज़िंजो साहब के घर में बैल भी कटे जनाब, लोगों को चादरें भी दी गई, तो इसका मतलब ये है कि ही इज द लीडर, ही इज लीडिंग।
तो वो उनकी साइड थोड़ी मजबूत हो गई, आर्बिट्रेटर्स भी शायद उनके साथ मिल गए। तो इस वक्त तक गेम ओपन हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है कि स्पीकरशिप से उन्होंने रिजाइन कर दिया, सीट खाली कर दी। जी तो गेम जिस तरह की ओपन हो चुकी है, सीट्स क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन गेम इस ओपन गेम के अंदर आपके ख्याल में इस वक्त बलोचिस्तान असेंबली के अंदर मेजर प्लेयर्स और कैंडिडेट्स कौन हैं जो वजीर आला की कुर्सी को जीतना जो है या इलेक्ट होना जो है वो मैनेज कर सकते हैं? देखिए जी, अब तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से मोडस ऑपरेंडी हुआ है इनका, जिस तरीके से स्पीकर ने रिजाइन कर दिया, तो मैं कहूंगा कि स्पीकर साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। बलूचिस्तान की तारीख में पहले भी ऐसे हुआ है, स्पीकर चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है जनाब। तो लेकिन दूसरे नंबर पे सरदार भूतानी साहब हैं, वो भी काफी एस्पायर करते हैं, उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है कि वो भी दोबारा चीफ मिनिस्टर बने जी, तो वो भी ख्वाहिश कर सकते हैं। उसके बाद 2-3 और भी हैं जो मैं समझता हूँ, मेरी नजरों में अगर बाप से कोई और आना था तो नवाबजादा तारिक मक्सी एक अच्छा फेस है थोड़ा सा इनके मुकाबले में, तो वो भी आ सकते थे। तो ये 2-3 हैं जो एस्पायर करेंगे इसके लिए, चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। लेकिन अब ये है कि लगता ये है कि वो फेट जो है, उसने फॉर्चून ने, लेडी लक जो है टेकन साइड्स विद कद्दूस बजिंजो साहब, और शायद वही होंगे जी। मेरा अंदाजा यही है कि वही चीफ मिनिस्टर होगा जी अपना। शुक्रिया खान साहब। हैदर हयात खान साहब, आपके जो खुफिया सोर्सेज हैं वो इन नामों के बारे में क्या कहते हैं? क्या इन नामों से कोई नाम वजीर आला की कुर्सी पर फाइज होगा या कोई नया नाम जो है वो मंजर आम पर आएगा? देखिए, पाकिस्तान की सियासत ख्वाहिशा बड़ी अजीब सी है। यहाँ पर वो कहते हैं वो दिखाते सज्जी हैं और वो मारते कभी हैं, तो वो तो होता रहे। लेकिन अभी बलूचिस्तान की सियासत में जिस तरह नवाब साहब कह रहे थे कि चीजें थोड़ी क्लियर हो रही हैं। अब यहाँ पर जो मेरे लिए मेरे बतौर सहाफी मेरे जहन में एक चीज आ रही है, वो ये है कि अभी इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान असेंबली की सबसे बड़ी सियासी जमात है। जाम कमाल साहब बहरहाल वजीर आला रहे हैं और उनका एक धड़ा मौजूद है, एक ग्रुप मौजूद है, उसमें कई लोग उनके साथ भी हैं। ऐसा नहीं है कि जाम कमाल साहब अकेले हैं, उनके साथ भी लोग मौजूद हैं। तभी ऑपोजिशन के पास, अभी ऑपोजिशन जो क्लेम करती है वो 38 मैक्सिमम नंबर था, जिसमें ऑपोजिशन में हमें जो अरकान असेंबली थे वो नजर है। इसका मतलब है कि बाकी 32 के करीब जो अरकान जो हैं वो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 27-28 के करीब, सॉरी, अरकान जो हैं वो जाम कमाल साहब के साथ भी हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या जाम कमाल साहब ऐसी कोई साजिश जो है वो उसकी बुनियाद रखते हैं अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब या जो भी वजीर आला अब आता है अगला बलूचिस्तान का। क्योंकि डेफिनेटली जाम साहब का भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक हिस्ट्री है। उनके दादा वजीर आला बलूचिस्तान रहे हैं, उनके वालिद वजीर आला बलूचिस्तान रहे हैं, वो खुद वजीर आला बलूचिस्तान रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के। तो वो भी खामोश तो नहीं बैठेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि उन्होंने कहा होगा कि चलो ठीक है जी मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। डेफिनेटली वो अपने ओपोनेंट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके तवज्जुह से नवाब साहब से ये सवाल करूंगा कि नवाब साहब, अभी चूंकि पाकिस्तान में ये चीजें क्लियर नहीं है कि इंतखाबात कबल अज़ वक्त होंगे या नहीं, हम यही एज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात 2023 में वक्त होते हैं अपने। तो अभी इस सारे टाइम के अंदर आपको लगता है कि जाम कमाल साहब या उनका ग्रुप खामोश रहेगा? क्योंकि बलूचिस्तान की सियासत में पैसा जिस तरह चलता है, तो पैसा तो इन सब के पास भी है। ये लोग ऐसी कोई एक्टिविटी करें जिससे अब्दुल कद्दूस बजिंजो साहब या उनका जो ग्रुप है, जो जाम साहब का ऑपोजिट ग्रुप है, उसके लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हों और बलूचिस्तान दोबारा देखे कि एक ही टर्म के अंदर जो है वो 2 वज़ीर आला तब्दील हो जाए। देखिए, ऐसा है हैदराबाद खान कि देखना पड़ेगा कि अगली आने वाली हुकूमत किस तरह से काम करेगी। वो कि 100% तो नहीं, मैं 99% श्योर है, मुझे यकीन है मुझे कि ये लोग उसी तरह से हुकूमत करेंगे जैसे पिछली हुकूमतें चलती रही हैं। तो इस तरह से रहा तो जाहिर है जाम साहब आप वो थोड़ा सा तरीका भी वाजे कर दे, क्योंकि मैंने पहले सवाल के जवाब में यही बात की थी कि यहाँ पर मसला हुकूमती तरीक़ाकार का नहीं लग रहा, यहाँ पर मसला मैनेजमेंट का नहीं लग रहा। चीजें जाम साहब के दौर में भी वैसी हुई जैसे असलम रईसानी साहब के दौर में हो रही थी, जैसे अब्दुल मालिक बलूच साहब के दौर में या सनाउल अजहरी साहब के बलूच में। कोई खातिर खा बलूचिस्तान के अंदर हमें कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आई या लोगों के जो मसाइल है वो हल होते नजर नहीं आए। तो किस तरह आप कह रहे हैं कि कैसे चीजें ये बेहतर क्या कर सकते हैं?
मतलब अगर तो आवाम सेंटरिंग हो जाएंगे फिर तो ठीक है, वरना मैंने तो कहा ना कि इनसे उम्मीद नहीं है। इनका वो क्या कहते हैं, पास हमने देखा हुआ है जी, अगर कुछ करते हैं, वरना तो ये झगड़ा बीएपी में पड़ चुका है, खानदान में, बाप के खानदान में झगड़ा पड़ चुका है। ये कभी भी नहीं बराबर होंगे। अगली इलेक्शन तक जो है ना, ये काफी कशुबीर रहेगी। और इनके जितने भी लीडर्स हैं, मैं इनको सबको जाती तौर पे भी जानता हूँ, उनकी पार्टीज को भी जानता हूँ, बल्कि क्योंकि हर पार्टी में भी रहे हैं ये, ठीक है ना जी। तो अगर तो कोई फासला इनका ज्यादा कम होता हुआ मुझे नजर नहीं आता, इनके दरम्यान में फासले रहेंगे, कदूरतें रहेंगी जी। लेकिन ये है कि बलूचिस्तान के अवाम दोबारा सफर करेंगे, क्योंकि इस दफा अजीब सिलसिला हुआ है। मैं हमेशा यही बात करता हूँ, मैं एक अजीब अचंभे में देखता हूँ अपने आप को भी, कि भाई अपोजिशन पार्टी के लोग जो बाप को अच्छा नहीं समझते थे, बाप का एक लीडर तो खराब है, बाकी पार्टी कैसे ठीक हो गई, वो हमेशा कहते हैं कि पीछे खुफिया हाथ है उनके जिन्होंने इनको बनाया। इस पार्टी के बनने की वजह से बहुत से मसाइल उठे, बहुत सी फैमिलीज खराब भी हो गई है जी। तो मैं ज्यादा उसको डिटेल में नहीं जाना चाहता, कि ये कि इंट्रा फैमिली फ्यूड्स हो चुके हैं बाप के अच्छा, अंदर, ये आपस में नहीं आपने कहा जी खानदान डिवाइड हो गया है, तो अब फिर मुस्तकबिल में क्या होगा? अब ये एक ही छतरी तले तो इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट कर सकेंगे। अगर मौजूदा सिनेरियो में देखें, डेफिनेटली जाम साहब अपना ग्रुप लेकर या कोई नई सियासी जमात बनाएंगे या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो फिर आप क्या देख रहे हैं आगे? जाम साहब कोई नई सियासी जमात बनाएंगे अपने ग्रुप को लेकर, या बलूचिस्तान के अंदर बाप की तरह की कोई एक नई जमात आ जाएगी, या क्या होगा? क्या आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, बलूचिस्तान में जो है ना, वो लैंड ऑफ क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज है लोगों के लिए। नई पार्टी एकदम सडनली मैं नहीं देखता कि कल या परसों जाम साहब बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन बहरहाल एक बात तय है, मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन से पहले हो सकता है कि एक और नई पार्टी बन जाए, जिसकी जिसके ऊपर हर कोई अपना जो है ना क्या कहते हैं वो लगा ले, उम्मीद लगा ले कि भाई चले इस पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि इस पार्टी को हुकूमत मिलने वाली है। ये बातें भी हमारे यहाँ होती है कि भाई ये गवर्नमेंट में आएगी पार्टी, तो चले इसी के साथ चलते हैं। तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतनी जल्दी मैं नहीं समझता कि जाम साहब एक पार्टी भी बनाएंगे, दूसरी नहीं बनाएंगे। आर्बिट्रेशन जिन्होंने की है वो दरमियान में आ जाएंगे, और उसके बाद और भी बहुत से लोग हैं जो एस्पायर कर रहे हैं, जो अब इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो बलूचिस्तान आके चीफ मिनिस्टरशिप लेना भी चाहते हैं, जो अचानक आ गए और बड़ी बड़े ओहदों तक पहुंच गए। तो बहरहाल लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। और मैंने आपसे पहले कहा, लेडी लक, लेट्स सी वेयर डज शी गो। बहुत शुक्रिया नवाब साहब, जिस तरह के आपने और हैदर याद खान साहब ने बलूचिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को बहुत खोलकर हमारे नाजरीन के लिए बयान किया। लेकिन ये बात, आपकी बातों से ये बात तो वाज़ेह होती है कि बलूचिस्तान की सूबाई सियासत पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों और से बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ पे जो अंदरूनी खलफशार है, वहाँ पे जिस तरह के हमें मालूम होता है कि वहाँ पे अगर 65 रुकने सूबाई असम्बली हैं, तो उनमें से तकरीबन मेजॉरिटी जो है वो वजीर आला की उम्मीदवार है। और इसके साथ ही नाजरीन, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मुझे और खान साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह, अल्लाह निगहबान।